चलिए तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा टॉपिक चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो कह रहे हैं सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और वो किस तरीके से काम करते हैं हमने वो टॉपिक पार्ट कवर किया था। आज हम लोग उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने हिंद सेकेंड दैट इज जिसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था या रिकॉग्नाइजेशन साइट थी GAATTC, ठीक है। अब उसी के आगे की कुछ बात लिखने जा रहे हैं कि हम लोगों ने एक चीज देखा था, हम लोगों ने कुछ एक चीज देखा था GAATTC, इसी तरीके से GAATTC। अगर ये 3' to 5' है तो ये भी क्या होगा 3' to 5'। आपने ये देखा था कि सेंटर से ना कट करके सेंटर से थोड़ा दूर से कट लगा था। कहाँ पे लगा था कट, सेंटर से थोड़ा सा दूर। तो इस बात को लिखिए, इस बात को लिखिए। लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू कट द चेन, ठीक है। और उसी के आगे का पार्ट हम यहाँ से आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लिखिए मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम, अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट, अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो सेंटर से थोड़ा सा दूर, ठीक है। और किसके किसके बीच में हो रहा है, तो कह रहे हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस ये है और एक नाइट्रोजनस बेस ये है। तो किसके बीच में कट लग रहा है, नाइट्रोजनस बेस के बीच में, बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस फॉर the both strands, for the both strands। और इस दौरान क्या बनेगा, तो कहेंगे सर स्टिकी एंड, कौन सा है, स्टिकी एंड विल प्रोड्यूस, क्या बना, स्टिकी एंड बना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है दैट इज कॉल्ड एज ब्लंट एंड। क्या कहलाएगा, ब्लंट एंड। Blunt end will produced from in second when it cut from mid portion, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने एक बात समझी कि जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो दो तरीके से कट लग सकता है। एक तो इस तरीके से और एक कट लग सकता है कुछ इस तरीके से, ऐसा। जो बच्चों ने लास्ट क्लास को पढ़ा होगा, मतलब आज तो हर चीज आ गई होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का सेंटर से अगर कट लगेगा तो इसको क्या कहेंगे, तो ब्लंट एंड। क्या कहेंगे, ब्लंट एंड। और इस तरीके को क्या कहेंगे, स्टिकी एंड। एक होता है ब्लंट एंड और एक होता है स्टिकी एंड। यहां तक समझ में आ गया सभी प्यारे बच्चों को। चलो, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो सारे बच्चे जो है माइक ऑप्शन है, माइक हैंड रेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्या हो सकता है, आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बात आती है कि कोई भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है, इट प्रोड्यूसेस। तो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कह रहे सर एक तो बना सकता है ब्लंट एंड और दूसरा बना सकता है क्या, स्टिकी
क्या बना सकता है? ब्लंट एंड बना सकता है और स्टिकी एंड। अब बात आती है ब्लंट एंड बनाने वाले कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ज्यादातर आपको क्या पढ़ना है? स्टिकी एंड। जैसे कुछ है जो ब्लंट एंड बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट इज बाम H1। मुझे लगता है जिसने कल की क्लास की होगी उसको मैंने ये चीज सिखाई है कैसे नाम लिखते हैं। दूसरा है इज PVU फर्स्ट। तीसरा है PST फर्स्ट। चौथा है साल फर्स्ट। पांचवा है क्ला फर्स्ट और छठा है HAE थर्ड। ये वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो क्या बनाते हैं? ब्लंट एंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या बनाएंगे? स्टिकी एंड। क्या बनाएंगे? चलिए देखते हैं। देखिए इको R1 हिंद। चलिए माफ करिएगा, एक छोटी सी गलती हो गई इससे। यहाँ पे बस ये मतलब बाकी चीजें सही हैं। देखो यहाँ पर ब्लंट एंड यहाँ ब्लंट लिखा रहता है। यस सर। स्टिकी लिखो। क्या लिखो? स्टिकी। और यहाँ लिखो ब्लंट है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो गई, नोट कर लीजिए। देखो हिंद सेकंड। अब अगर हिंद सेकंड कैसे बताता है? बनाता है GTC GAC। जैसे C क्या आता है? G, A क्या आएगा? T, और G क्या आगे C के आगे G, T के आगे A और G के आगे C। तो ये ऐसे कर मारता है। ये 3-5 और ये 3-5। ये क्या बन गया? ब्लंट एंड। और ये क्या है? इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट। कौन सा साइट है? ठीक है। अगला इज स्मा फर्स्ट। नेक्स्ट इज PVU सेकेंड। अगला है HAE थर्ड। चौथा है, ठीक है, नोट करिए। यहाँ की बात समझ में आई? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या फायदे हैं। क्या 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 फायदे हैं? तो लिखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, बेनिफिट्स ऑफ स्टिकी एंड। सबसे पहले लिखिए, बनाइए ऐसे। बात आती है, ये जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज, कौन सा है? जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज। देखना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ की बात को समझिए, यहाँ की बात को समझिए। अब हुआ क्या है? हुआ क्या है? एक आरी का इस्तेमाल किया और आपने दो जगह कट मारा। कहाँ कट मारा? तो कह रहे हैं सर, एक आपने मारा होगा फॉरवर्ड नीचे में और एक आपने कट मारा होगा
एक आपने कट मारा होगा वेक्टर डीएनए में, किसमें डाला होगा कट मारा होगा हो गया होस्ट डीएनए या प्लाज्मिड, दो जगह हमने कट मारा और अब हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल किया और ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा यहाँ पर आकर के और ये AGCT जो भी रहा होगा बात को जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपोजिट नाइट्रोजनस बेस है। अब यहाँ पर देखिएगा इंटरेस्टिंग बात, इस बात से क्या सीखा आपने बताइए आपको? खांचा नहीं होता, ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए है ये मान लो लिखा है, ये लिखा है जी, क्या लिखा है यहाँ लिखो, यहाँ ऐसे GAATTC GAATTC, अगर यहाँ लगा है कट यहाँ लगा है तो इसका मतलब पता है क्या है, ये जो बात लिखी है वो यहाँ लिखी है, यहाँ लिखा है AATTC, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा GAATT, बस ये हो गया इस वाला पोर्शन का। अब यहाँ पे बात करें, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है G और यहाँ लगा हुआ है C, इसके बाद यहाँ पे लगा है T A और A। हमें बात समझना आ रहा है ये, और यहाँ इनका अपोजिट साइड में क्या लगा हुआ है AATT, समझ में आई? मेरी बात को समझ लो, मैं क्यों यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, ये इसका रीजन है। ऐसे लिखा होगा, ठीक है, इस बात को ये समझ लो। और जब हमने देखो दूसरा डीएनए खोजा था तो उसका वही सीक्वेंस क्या है लगा दिया जाता है। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत मजेदार है। अच्छा, मेरे इस पूरे खेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये तुम्हारा डिजायर्ड जीन ये है, क्या है? क्या है? फायदा समझ में आया? हाँ, क्या फायदा समझ में आया? ना काम हो गया, वो एस्टिकेटर का काम समझ में आया? अब बात आती है कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है इसने कौन कौन से बॉन्ड बनाने में मदद करी। तो कायदे से देखें तो जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, एक तो बॉन्ड यहाँ पर सी है ना, सी क्या है, जी आया होगा, देखो एक मदद तो उसने करी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, लेकिन दूसरी मदद क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है,
क्या बन रहा है? तो कहेंगे सर शुगर, अच्छा लाइन में क्या लिखा होता है? तो कहेंगे सर शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, ऐसे तो लिखा होता है ना? तो ये जो आगे की स्टैंड रही होगी इसमें भी तो शुगर फॉस्फेट शुगर लगा हुआ है, तो लो भैया शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज? और कॉमनली दो लगे तो फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है इसका काम होता है इट फॉर्म फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। लेकिन बट डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्यों हमने बोला? हमने ये क्यों बोला कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? मैंने ये क्यों बोला कि इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? बहुत सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्टिव बॉन्ड है और ये अपने आप बनता है। ये जस्ट एक अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड है। मजा आई? समझ में? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, क्या था? वो क्या कर रहा था? बार बार पे बॉन्ड तोड़ रहा था, याद है? क्या कर रहा था? बार बार पे बॉन्ड तोड़ दिया करता था। कुछ भी होता था तो क्या करता था? आके बॉन्ड तोड़ देता था। कहीं भी बॉन्ड तोड़ रहा है। अब बात आ रही है वो टुकड़ों का क्या हो रहा है? ये फॉरेन डीएनए कहां से आया और हमने कैसे पहचाना कि ये हमारा फॉरेन डीएनए है? ठीक है, चलो अब उसी बात को हम यहां पर सीखेंगे। देखिए separation and isolation of DNA fragment. Separation and isolation of DNA fragment. जो मेन सबसे पहला तरीका है that is gel electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा तरीका हम यूज करने जा रहे हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल का मतलब क्या होगा? तो कुछ लिक्विड, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, और फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन। फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। तो क्या हमने सीखा कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एक बॉक्स बहुत अच्छा डायग्राम है। पर मैं जानबूझ के ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एनिमेटेड डायग्राम आपको दे दूँ, बट इससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको आप बना लीजिए कैथोड, साथ साथ बनाइए। और ये वाला जो पोर्शन है
शब्द है एनोड। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा तो से चलिए देख लो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बनाएंगे इनको कहते हैं वेल्स। क्या कहते हैं? वेल, कुआं। ठीक है, और इसमें हम जो है डीएनए के फ्रैगमेंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? डीएनए। क्या डालते हैं? डीएनए के फ्रैगमेंट। और यहाँ पर हम क्या रखते हैं? अच्छा, डीएनए के ऊपर कैसे चार्ज होता है? डीएनए का कैसे चार्ज होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। और डीएनए के ऊपर कौन चार्ज होता है? कैसा? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन चार्ज होता है? तो किस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? किस तरफ भागेगा? एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज है तो किस तरफ जाता है? एनोड की तरफ। किस तरफ? एनोड की तरफ। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऐसा लग रहा है कि ये लाइन आगे चलकर छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब क्या है? एक बहुत बड़ा सा टनल है, नाला है, और इस नाले में पानी है। क्या है? पानी। एक बहुत बड़ा सा नाला है, इस नाले में पानी है। तुमने नाले में इधर से तुमने प्लास्टिक बैग लिया, तुमने छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल लिए और तुमने जो फेस पे स्क्रब लगाते हो उस स्क्रब में जो छोटी छोटी माइक्रो प्लास्टिक्स होती है वो डालते हैं। वो थोड़ा सा सिखाऊंगा, कैसे सिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर बड़ी सी जाली लगी हुई है। क्या लगी हुई है? इस जाली से क्या क्या आगे नहीं जाएगा? बड़ी प्लास्टिक। तो इस जाली से वो छोटी वाली प्लास्टिक चली जाएगी और वो माइक्रो प्लास्टिक भी चली जाएगी। आगे एक और जाली लगी हुई है और ये जाली थोड़ी सी बनी है। फिर क्या प्राप्त करेगा? मत समझ में आ रही है? कहने का क्या मतलब है कि जितना इसी तरीके से यहाँ पर जेल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जेल। एगार आएगा। किसका भरा हुआ है? एगार आएगा। और जब आप यहाँ पर करंट पास करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो जो ऑपोजिट बिहेवियर नेगेटिव चार्ज में बिहेवियर किस तरह मूव करना शुरू करेगा? इसी डायरेक्शन। और जो इसमें जेल पार्ट है वो बड़े पार्ट को जाने से रेजिस्ट करेगा। बड़े टुकड़ों को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, तो वो पार नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो आगे जाएगा और सबसे कहाँ किधर रहेगा? एनोड की तरफ। ये हमारा फॉरेन डीएनए है। क्या है? अच्छा, पहले डीएनए हमेशा बड़ा होगा ना फॉर्म से। तुम देखो ना, तुमको थोड़ा सा पार्ट चाहिए था इतने बड़े डीएनए में से, केवल इतना पार्ट चाहिए था, तो जैसे बात ये सबसे छोटा है तो ये इधर रहेगा कि इधर रहेगा? सबसे लंबी दूरी तक रहेगा ना? छोटी। तो ये किस जेल का बना है? कहें सर, मेड ऑफ एगार अगारिया एगारोस जेल। ठीक है, आइए जो एगारोस जेल या एगार है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। कौन सी एल्गी? रेड एल्गी। और एल्गी का नाम होता है जेरेडियम ग्रेसिलिया। आपने क्लास में ना अच्छा इस बारे में लिखा है, अभी नहीं याद आपके घर में जाके खोल लेना। क्लास 11 और चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा चैप्टर? फंगस के बारे में बेटा
जो है एल्गी के बारे में लिखा है चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। कहां पे लिखा है? प्लांट किंगडम में। और जिरेनियम और ग्रेसिलिया के बारे में तुम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ोगे। ठीक है, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, रेड एल्गी, और ये रेड एल्गी क्या फॉर्म है? तो कहिए सर क्यों मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये एनसीईआरटी के लेवल में लिखा है और ये एनसीईआरटी में 12th में दिया है बायोटेक में, और नीट का क्वेश्चन बनना है एक ही जगह से पढ़ेगा क्या? रेड एल्गी का क्या कहते हैं? रोडोफाइसिन। क्या? रोडोफाइसिन। और एल्गी का नाम क्या है? जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब बात आती है कि सावन सर ये बताइए इस एल्गी के इस प्रोडक्ट का क्या काम है? मैं कहूँगा जेल है, जेल बना है। तो क्या जेल से हमको क्या मतलब है? पूरे काम में जेल का क्या होगा? मैं छन्नी, जानते हैं चाय बनाने वाली? चाय बनाने वाली आप गेहूं वाली छन्नी लेकर बड़ी सी होती है, तो कह रहे हैं कि वो छान रही है, किसी तरह काम कर रही है? सीव की तरह। छन्नी को चलनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीव। तो ये कौन सा इफेक्ट दे रही है? सीविंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? सीविंग इफेक्ट। नोट करिए, नोट करिए। अगर जेल बना है यहाँ की फंक्शन लिखिए सीविंग इफेक्ट। ठीक है, तो P is equal to mv। ठीक है, V is inversely proportional to m। ठीक है, चलो नोट करिए। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है कि डीएनए का जो बड़ा फ्रेगमेंट था क्या था? किधर में चला गया? और छोटा वाला रीजन सीविंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? एनसीईआरटी है। जल्दी नाम मुझे बता दो। एनसीईआरटी की पेज नंबर 198 पर जाइएगा और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जिस आप लोग को दिख रहा हो, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। ये देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? डीएनए बैंड्स लिखा है, बैंड्स लिखा हुआ है। दिख रहा है? चलिए देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है, since DNA fragment are negatively charged, they can be separated by forcing them to move toward the anode। जो सबसे छोटा होगा सबसे तेजी से एनोड की तरफ जाएगा। डन। और आपके डायग्राम में उन्होंने कैथोड और एनोड नहीं लिखा है। एनसीईआरटी ऐसे ही काम करती है, सस्पेंस क्रिएट करके। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बनाया है, लेकिन किसको उन्होंने कैथोड माना, किसको एनोड नहीं लिखा। लाइन में भी लिख दिया है डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और उसके बाद ये लिखा है कि भैया वो कैथोड से एनोड में सारी चीजें चलती है। समझ रहे हैं? हाँ, वो एनसीईआरटी का मुझे ऐसा लगता है कभी कि ये बच्चों के लिए बनी है, टीचरों के लिए बनी है। क्विज चल रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट बेस्ट है एनसीईआरटी, बेस्ट है। समझ में आ जाए तो ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालिए डीएनए फ्रैगमेंट्स। थैंक यू। देखिए, दिस फ्रैगमेंट
arranged on the basis of their size. फ्रैगमेंट किस बेसिस पर अरेंज होते हैं? साइज। जो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट फ्रैगमेंट, और जो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट होगा। लार्जेस्ट फ्रैगमेंट कहाँ पर पाया जाएगा? तो कहीं से टुवर्ड्स कैपिटल, और रीजन क्या है? सीविंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ सीविंग इफेक्ट। ठीक है, हर चैम्बर की बात हो रही है। चैम्बर बोलिए या वेल बोलिए? चैम्बर बोलिए, चैम्बर से यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है कि मजा भी आ रहा है? सब कुछ आ रहा है, एंटरटेनमेंट। चलिए लिखिए, मूवमेंट ऑफ डीएनए क्या है सर? क्या क्या रीजन हो सकता है डीएनए की फ्रैगमेंट की मूवमेंट के लिए? तो कहने से एक तो चार्ज की वजह से है, और दूसरा क्या है? ड्यू टू साइज। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? चार्ज की वजह से और साइज की वजह से। ठीक है, ठीक है। अब पता चलिए आपने फ्रैगमेंट काट लिया। क्या कर लिया? आपने फ्रैगमेंट काट लिया। लेकिन जब आप सेल नहीं देख पाते हो, डीएनए कैसे देखोगे? वो भी इतना छोटा। जब आप इतनी छोटी सी सेल नहीं देख पाते, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में चले जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में चले जाता है, डीएनए का अगर छोटा वाला पार्ट कहाँ से देखोगे? तो बताए, यहीं पर आती है, यहाँ पे रोल आता है इथिलीडियम ब्रोमाइड का और यूवी लाइट का। किसका किसका? इथिलीडियम ब्रोमाइड और यूवी लाइट। चलो नोट करो। पहले जो आपने डीएनए फ्रैगमेंट निकाला, इसको क्या करिए? ड्राई करिए। क्या करिए? ड्राई। और ड्राई करने के बाद आप इसमें क्या डालिए? पुट इथिलीडियम ब्रोमाइड ओवर, ठीक है, एंड ऑब्जर्व इट इन यूवी लाइट। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देखने को क्या मिलेगा? इट सीम्स लाइक ऑरेंज बैंड। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है? सेपरेशन या आइसोलेशन करना है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इल्यूशन। क्या कहते हैं? इल्यूशन। इस प्रोसेस में करेंगे इल्यूशन। जैसे मैं स्पेलिंग लिखा हूं, वही सेम स्पेलिंग लिखिएगा। नहीं हमने मन से क्या करें? डबल एस आई लिख दें, फिर एग्जाम में जब कोई ऑप्शन मिल जाए, इस जगह इल्यूशन लिख के आ जाए
और एक जगह इल्यूजन लिख के आ जाए तो अपने मन वाली सर ये ज़्यादा इंग्लिश करेक्ट है, मार के चले जाए, फिर क्या होगा? -1। ठीक है? हाँ, इंग्लिश की क्लास नहीं। ठीक है, अब देखो तुमने क्या निकाल लिया? अपने मन का डीएनए फ्रेगमेंट। इस पूरी चीज को देख करके तुमने क्या निकाल लिया? अपने मन का डीएनए फ्रेगमेंट। और ये अब जो तुम्हारे मन का डीएनए फ्रेगमेंट है, अब इसको लो, डीएनए लाइगेज लो और एक क्लोनिंग वेक्टर ले लो, उसमें लाके डाल दो। और अब जो प्लाज्मिड बनेगा वो क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो डीएनए बनेगा क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेशन से पहले बनाया था, तो इसमें पीला और व्हाइट दोनों था, याद है ना? कंप्लीट सीक्वेंस बनाया। यस देख लो, पता नहीं सर आप क्या पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये है वेक्टर डीएनए, या आप कह सकते हैं कि होस्ट डीएनए है, जो भी आप मान लीजिए, प्लाज्मिड मान लीजिए, और इसका अलग क्या क्या है? अपना फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड चीज। अब ये जो चीज बन गई, इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मेरी बात ऐसा एक बात बताओ, मैंने क्या बताओ? तो अच्छा तो ठीक है, अगर 2-3 टुकड़े मिल गए तो तुमने छोटा टुकड़ा देख के उठा के डाल दिया। मैंने कहा हाँ, तो तुम्हें कैसे पता कि वो सही वाला जो चीज तुम चाहते थे वही चीज वहां पे गई है? तो मैंने कहा बात तुम्हारी सही है। इस बात को मैं इस तरीके से जस्टिफाई करूंगा कि रिकॉम्बिनेंट बोलने से पहले एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्मेंट। कोई भी चीज नहीं आकर के लग गई तो ये डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो प्लाज्मिड है, इसको तुम किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाला, अगर उसमें गया तो क्या क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ये और स्पीशीज क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर नहीं गया तो क्या कहलाएगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो कि हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे पहले या दूसरे दिन की क्लास में पढ़ाया जाता था ना। कह चलो अब तुम्हारी सारी बातें सही है, पर तुमने थोड़ा सा उठाया था, एक के लिए तो कर नहीं सकते यार, इम्पॉसिबल है, इतना छोटा सा है। तो जब भी कर दोगे तो कुछ अमाउंट में कर दोगे। तो कैसे आप ये बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आधी आई लेकिन इसको काट ही नहीं रहा, इसका ना काट लियो, अरे पीला कलर है। जिस समय तुम ये प्लाज्मिड बना रहे थे, ये प्लाज्मिड ऐसे ऐसे रहे, और इसी बैक्टीरिया के अंदर 2 सिचुएशन दिखा रहा हूं, 3 सिचुएशन दिखा रहा हूं, मजा आ रही है लोगों को। 3 सिचुएशन दिखा रहा हूं। एक में ये प्लाज्मिड ही आगे चला गया, और एक में तो ज्यादा अच्छा पढ़ लेगा तो नहीं समझ आएगा। ये भी दिक्कत है, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं कुछ समझ नहीं आता। तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, टॉपर की बात है, ये टॉपर लेवल की बात है, इसलिए बस समझो, ठीक है? ये वाला डीएनए है, प्लाज्मिड ये भी है और प्लाज्मिड ये भी है, बस ये इसका डीएनए रिकॉम्बिनेंट है और इसका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब तुमने एक गुच्छे में डाला, झुंड में डाला, 90% नीचे चला गया, ये चीज़ चला गया। जब तुमने डाला तो 3 सिचुएशन हो सकती है बैक्टीरिया के अंदर, ये वाला आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? बाहर से आया ना, तो इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे? ये वाले में भी आया है, तो जाहिर सी बात है पहले नहीं था, पहले की सिचुएशन ऐसी थी, पहले नहीं था अब आ गया है, भले हमारे काम कर लिए, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। ये बिल्कुल पहले जैसी सिचुएशन है। तो यहाँ पर किसी में देखिएगा वेक्टर डीएनए जो है प्लाज्मिड नहीं आया, तो इसको कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये आना चाहिए,
जैसे मैंने एक क्लास में पढ़ाया, 3 बच्चे थे। एक बच्चा था वो बैठा क्लास में, एक बच्चा था बैठा, और एक और बच्चा था जो बैठा था लेकिन ईयरफोन लगा बैठा, गाना सुन रहा है, पसीतो पसीतो हो रहा है। हाँ ठीक है, बात समझो। एक बच्चा क्लास में था और बगल में जो है प्रशांत सर पढ़ा रहे बगल वाली क्लास में, और हम भी पढ़ा रहे। मैंने जो पढ़ाया वो इस बच्चे को समझ में आ गया, लेकिन इसको प्रशांत सर समझ में आ गया, बगल वाली क्लास समझ लिया। तो समझ में इसको भी आया, समझ में चला, लेकिन काम वाली चीज नहीं वाली तुमको आई, और जो इस क्लास की काम की चीज नहीं, लेकिन फिर भी आ गई। तो दोनों को कुछ ना कुछ समझ में आया, लेकिन पीछे एक बच्चा ईयरफोन लगा बैठा है, उसको कुछ ही समझ नहीं आया। तो जिसको कुछ ही समझ नहीं आया वो क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसको आया वो ट्रांसफॉर्मेंट। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में गया, जिसमें गया यहाँ पर बना रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये है तो जरूर, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ाना है पूरा? चलो अब इससे भी अच्छा पार्ट पढ़ा दें। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको लोडिंग वेक्टर, वही जो पढ़ने जा रहा है ये इसी को, ठीक है? हेडिंग लगा लीजिए, लोडिंग वेक्टर। These are the DNA. लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर बैक्टीरिया है तो, और बैक्टीरिया मेन डीएनए नहीं है, अगर बैक्टीरिया है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए एट विच क्या अटैच हो रहा है, foreign DNA has to be attached. क्लोनिंग वेक्टर जो नेचुरली दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मिड और दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है? बैक्टीरियोफेज अच्छी वायरस से किया जाता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाला है, इस बैक्टीरियोफेज। और प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में होता है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, जितना बड़ा साइज उतना जल्दी से डिवीजन कितना लेट। अरे यार तुम ये को बच्चा पैदा करने में कितना टाइम लग जाता है, 9 महीने। तुम्हारे जैसा छोटा चिंटू आने कितना टाइम है, 9 महीने लगेंगे। लेकिन बैक्टीरिया का छोटा बैक्टीरिया, छोटू बैक्टीरिया कितनी जल्दी आ जाएगा। तुम खुद सोचो ना, छोटा सा बैक्टीरिया कितनी से इन्फेक्शन कॉज कराता है। कल तुम्हारा करने लगता है तो तुम भयंकर बैक्टीरिया बीमारी होगी, ऐसा होता है ना। तो बैक्टीरिया की जो कॉपी नंबर है, सेल डिवीजन रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। 20 मिनट में 2 गुना, अगले 20 मिनट में 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तुम काम करना चाह रहे हो, जो तुम प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास कोई फैक्ट्री है, एक आदमी जो है एक दिन में 100 यूनिट बना रहा है, एक मशीन है वो एक दिन में 10,000 यूनिट बनाती है, और एक अल्ट्रा स्केल की मशीन है वो एक दिन में 1 लाख यूनिट बनाती है। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस तुमको कौन लगा देगी? 1 लाख वाली, जो 1 लाख ईंटें एक साल में बना रही है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है। इसी तरीके से अगर तुमको क्या बनाना है, इंसुलिन, एक घोड़े को दिन भर खाना खिलाओ, बढ़िया चना मटर दाल जो खा रहा है उसका मन कर रहा खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, और फिर उसकी 24 घंटे में से डिवाइड होगी, और उस समय
उस समय जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपका भी प्रोडक्ट बन रहा है इंसुलिन। तो आपने उसके ऊपर 1000 का खाना खिलाया, तब जाके आपको 2000 का बिजनेस मिला। बैक्टीरिया कौन? बैक्टीरिया कहता है कि आज मेरा वाटरमेलन खाने का मन है, वो खिलाओगे तभी मैं डिवाइड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ नहीं, बैक्टीरिया को क्या खिला लेते हो तुम? पड़ी हुई ब्रेड खा के बेचारा जिंदा रहता है, सड़ी हुई ब्रेड। मतलब जो ब्रेड इंसान नहीं खाता गिर जाती है, वो बैक्टीरिया खा के बड़ा हो जाता है। फंगस तो देखो ना, तुम ब्रेड छोड़ दो, बेचारा ब्रेड में जी रहा है, खुश है कि आज मुझे ब्रेड मिला। नहीं बात सही है? तो एक बात समझ में आ रही है कि फूड सोर्स कोई कचरा हो कोई दिक्कत नहीं है, कचरा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस टॉक्सिक ना हो। क्या ना हो कि उसी को मारना शुरू करे, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फूड का ग्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, फूड इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम ले लो और उसी सोच का यूज करके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहली बात तो तुम्हारा खर्च बहुत कम हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा जमीन और आसमान का डिफरेंस आ गया। एक गाय से 10 लीटर दूध, 1 लीटर दूध में 20 ग्राम प्रोटीन, 10 लीटर दूध में कितनी ग्राम प्रोटीन? 100 ग्राम, 200 ग्राम, सॉरी ना, 200 ग्राम है ना, बात तो सीखिए ना। और एक ग्रीन एल्गी है, वो पोटैटो की जो फैक्ट्री होती है, तो जब पोटैटो वॉश करते हैं तो उससे जो स्टार्च निकलता है वो पियोगे क्या? नाली में बहा दोगे? आलू धुलते हो तो उसका वो रख लेते हो क्या? आलू काट के जब धुलते हो, काट के वाइट कुछ स्टार्च जैसा निकलता है ना, वाटरी, वो क्या करते हो? पोंछ करके हाथ में लगा लेते हो, फेंक देते हो। तो पोटैटो फैक्ट्री में जब चिप्स बनती है उस समय जो ये स्टार्च निकल रहा है, ये नाले में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसका तो कोई दूध बनाएगा नहीं, नाले में गया और उस नाले के पानी में जो स्टार्च है, उस स्टार्च को खा करके एक बैक्टीरिया जिंदा हो गया, एक फल जो है एल्गी जो है जिंदा हो गया। और वो जो एल्गी है उसमें बहुत प्रोटीन है, अगर तुम उसका 1 किलो खा लोगे तो हो सकता है तुम क्लास छोड़ गई थी। ठीक है, तो क्या हो गया? तुम्हारा कॉस्ट कम हो गया, तुम्हारा प्रोटीन बनाने का टाइम भी कम हो गया। ठीक है, उसका कॉपी नंबर चल रहा है, क्या फायदा हुआ? कॉपी का नंबर। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज की खास बात है, इट इज बेटर इन कॉपी नंबर, इट इज बेटर इन कॉपी नंबर एंड हैव मेनी कॉपी नंबर इन ईच सेल। चलो ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ये मेरी नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे प्लान नहीं समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।